बेटा आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है, जो पेपर फर्स्ट है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण अभियोग्यता। अब जो एनटीए है वो आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें देगा, प्रश्न ऐसे देगा जिससे कि आपकी अभियोग्यता या दक्षता का पता चलता है कि आप क्लासरूम में किस प्रकार का टीचिंग करोगे, क्लासरूम में किस तरीके से बच्चे को हैंडल करोगे, क्या आपका क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, क्या आपकी टेक्निक होगी अपनी नॉलेज को डिलीवर करने की। तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो इम्पोर्टेंट कहाँ पे हैं। एक तो आपका इफेक्टिव टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पोर्शन, इफेक्टिव टीचिंग वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी फेमस है, और एक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो मूल्यांकन का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 मेजर पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बट आप देखोगे जब ये यूनिट हम पढ़ा रहे हैं तो सारी यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है और इसे बेसिक तरीके से आपको समझना है, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षक होने की दक्षता का आपका एनालिसिस करती है ये यूनिट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। क्या है परिचय? यहाँ पे शिक्षण की बात आई है तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट एक बताऊंगा आपको। जब हम यूनिट 10 पे जाते हैं, यूनिट 10 है आपकी हायर एजुकेशन और यूनिट 1 है आपकी टीचिंग। तो एक यहाँ पे हम अगर, ये आपका ज्ञान है, ये शिक्षण है, ये शिक्षा है, ये आपका सामाजिकरण है और ये आपका समाज है। अब बेटा यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनाया मैंने ये गोला, क्यों बनाया है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या समस्त ज्ञान, समस्त ज्ञान किसका है रिजल्ट, शिक्षण का रिजल्ट है? नहीं, और भी एजेंसी हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, नॉलेज, इससे ऊपर शिक्षण आएगा, शिक्षा आएगा आपका, सामाजिकरण आएगा और समाज आएगा। जब ये समाज में परिवर्तन होगा, इसी तरीके से आपका हमारे नॉलेज में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि सोसाइटी हमारी कैसी है, डायनेमिक है। ये वर्ड मैं आपको हर यूनिट में बताता हूँ बेटा, डायनेमिक मतलब कि जैसा समाज में परिवर्तन होगा ऐसा ही नॉलेज में परिवर्तन होगा। सपोज दैट वैदिक काल की हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वैदिक काल में क्या संरचना है आपकी, वर्ण व्यवस्था है, उसी टाइप की नॉलेज है वहाँ नॉलेज का यूटिलाइजेशन क्या है, समाज के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। आज नॉलेज क्या है, अपनी आजीविका चलाने के लिए बात कर रहे हो आप। देखो बेटा, सैद्धांतिक तौर पे आप कहोगे कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम नॉलेज अचीव कर रहे हैं, बट आप थियोरेटिकल वे में देखो, व्यवहारिक तौर पे देखोगे कि आजीविका के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो देखोगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, ज्ञान, शिक्षण, शिक्षा, सामाजिकरण, समाज। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों से छूट जाता है, सामाजिकरण क्या है? क्या है बेटा सामाजिकरण? प्रोसेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिंपल वे में देखोगे तो जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैं पार्सन्स को इंक्लूड करूंगा और वहाँ डिटेल में आपको सोशलाइजेशन और उसकी एजेंसी का जिक्र करेंगे हम। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम हैं, 3 आधारभूत आयाम। बेटा जो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं वो साथ के साथ पढ़ते जाएं और हाईलाइट करते चले जाएं। 3 आधारभूत आयाम है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या विषय कह दोगे आप। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है चर। ठीक है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लेना। प्रक्रिया से क्वेश्चन आता है। अब आप देखोगे, लिख लो बेटा अभी किस तरीके से आता है। प्रक्रिया यानी कि ऑनगोइंग है, चल रही है। अब चल रही है तो यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन बनता है, शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता क्या है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता और शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता।
अब प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो पहले शिक्षक बनोगे या शिक्षण पहले करोगे, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता है ज्ञान और शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता है रुचि। बहुत से बच्चे इससे में कन्फ्यूज हो जाते हैं और मैंने इसे जैसे जहाँ तक एनालिसिस किया है तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा जा चुका है और बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका इस पॉइंट से उठाया गया है, प्रक्रिया से, यानी कि प्रक्रिया ऑनगोइंग है और हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब जो भी बच्चे आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप जा रहे हो। अब जा रहे हो तो आपकी नॉलेज होगी तो आपका JRF हो जाएगा, ज्ञान है आपके पास, और JRF होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे और फिर आप क्लासरूम में जाओगे और वहाँ पढ़ाओगे, टीचिंग करोगे। और ये टीचिंग की इफेक्टिविटी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपकी रुचि पढ़ाने में है या नहीं है। तो ये प्रक्रिया से ऐसे क्वेश्चन बनता है जो सतत है, यानी कि कंटिन्यू है। बेटा यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, आपका क्वेश्चन बनेगा फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हायर एजुकेशन में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो लर्निंग है हमारी वो कंटिन्यू हो रही है। यह एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, आचार संबंधी प्रक्रिया है। ये पॉइंट आपका क्वेश्चन उठाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका मोरल एजुकेशन को लेकर के आएगा, नैतिक शिक्षा को लेकर के आएगा। हायर एजुकेशन में भी मैंने आपको बार बार यही चीज़ बताई है कि मोरल एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा से क्वेश्चन आपका मिलेगा। यहाँ भी मिलने के साथ साथ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपका बनता है। और यहाँ पे एक टॉपिक आपको लिखवाऊंगा, डिलोर कमीशन। ठीक है बेटा, SDG, MDG, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपको जरूर याद कर लेने हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि इनकी सीक्वेंस को लेकर के क्वेश्चन बनता है। जिसे एक सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक वातावरण और सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास, आचार विचार बदलाव के लिए विद्यालय उपकरण अर्थात तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित है। ये आपका इंट्रोडक्शन है टीचिंग को लेकर के। टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये वेरी करता है। क्लासरूम में एक ही टीचर है, एक ही मैथोलॉजी है, बच्चे अलग अलग हैं और बच्चों का रिजल्ट भी अलग अलग है। जब टीचर एक है, एनवायरनमेंट एक है, मैथोलॉजी एक है, कंटेंट एक है, तो उनका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि लर्निंग और टीचिंग में मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो बेटा ये यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। इसमें हर एक पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से पता हो। तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित है, मतलब कि उस समय काल के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, शिक्षण होगा, पढ़ाई होगी उस समय के अकॉर्डिंग। शिक्षण की व्यवस्था उसी तरीके से बदल जाएगी जिस समय और काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्लास आपकी उस बेसिस पर होने वाली है जो आपको PPT, आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ से आपकी बेसिक समझ डेवलप हो जाएगी। इसके बाद PYQ आप करोगे तो वो इजीली हो जाएंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतने सिंपल नहीं पूछे जाते। तो आपके 2005 से 10-12 तक पूछे जाते थे, अब थोड़ा कूट के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। वो आपको तभी कर पाओगे जब आप इसे अच्छे तरीके से समझ लोगे। ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, वैयक्तिक, पारिवारिक, कार्य क्षेत्र से संबंधित। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनवायरनमेंट है आपका, व्यक्तिगत चीजें पहले हम बताते थे बेटा किसकी, शिक्षक की, बट अब मैं आपको कहूंगा कि छात्र की भी। पारिवारिक किसकी, शिक्षक की और छात्र की, और कार्य क्षेत्र, शिक्षक और छात्र। बेटा वर्क प्लेस वो होता है जहां आप वर्क कर रहे हो, टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, या आपका लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो। अब ये क्या है कि हमने यहाँ पे बताया ये कारक प्रभावित करते हैं किसको, किसे करेंगे बेटा, शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले
कारक। ठीक है, पर्सनल कैसे हैं? देखो बेटा, कुछ समय पहले तक जब हम बताते थे तो हम बताते थे कि शिक्षक की पर्सनल बैकग्राउंड क्लासरूम टीचिंग को प्रभावित करती है, एज वेल एज छात्र की पर्सनल बैकग्राउंड भी क्लासरूम टीचिंग को, उसकी लर्निंग को प्रभावित करती है। अब टीचर का जो फैमिली बैकग्राउंड है, परिवार में आप देखोगे ना, शिक्षक अगर घर में लड़ करके आया है, गुस्सा करके आया है, तो उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया है, तो क्लासरूम में टीचिंग का उसकी क्वालिटी है वो प्रभावित होगी। ऐसे ही बच्चा है, अगर बच्चा अपनी मम्मी से नाराज होकर के आया तो उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। तो ये पर्सनल फैक्टर किसको प्रभावित करते हैं? क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को ये बेटा प्रभावित करते हैं। अब आ जाते हैं फैमिली वाली। फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट दोनों की प्रभावित करती है। ठीक है बेटा। ऐसे आते हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित। अगर आपके फेवरेबल कंडीशन हैं शिक्षक के विद्यालय में, आप देखोगे कैसी कंडीशन है, कैसी कल्चर डेवलप की है, फेवरेबल, अनुकूल, तो आप देखोगे कि वो क्लास में अच्छे तरीके से अपना आउटपुट दे पाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम में ही उसे तनाव का माहौल मिल रहा है तो वो अपना प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा, प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। इसी के साथ साथ छात्र का भी ऐसे ही है। अगर उसका बच्चों से झगड़ा रहता है क्लास में, आप देखोगे कोई ऐसे इशू हैं जो उसे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है, आपका व्यक्ति का पर्सनल, पारिवारिक और कार्य क्षेत्र संबंधित परिवेश क्या है। ये क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, टीचिंग और लर्निंग दोनों को प्रभावित करेगा। इसके बाद है आपका बौद्धिक कारक, विषय का ज्ञान, मैथडोलॉजी, किसी भी शिक्षक का विषय का ज्ञान। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, बौद्धिक कारक, बौद्धिक कारक, विषय का ज्ञान। अब बेटा आपकी कम्युनिकेशन की यूनिट हो चुकी है और मेथडो विधि क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके बौद्धिक कारक में विषय का ज्ञान तो है, पर यहाँ संचार और विषय का ज्ञान, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बेसिक है तो आप क्या बताओगे? तो ज़्यादातर बच्चे इसको लगाते हैं, बट आप देखोगे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा और बुनियादी आवश्यकता है आपकी संचार की। सपोज दैट ये शिक्षक है और ये क्लासरूम में कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहा है, तो विषय का ज्ञान कितना ही हो वो इफेक्टिव नहीं होगा। बट अगर इसका बेटर कम्युनिकेशन है, नॉलेज कम है, तो ये क्लासरूम में अपना एक नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो आप देखोगे क्लासरूम कम्युनिकेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विषय का ज्ञान, कभी कभी ऐसा होता है कि एक मेथड हमारा क्लास में इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग नहीं दे पा रहा है, तो अच्छा शिक्षक वो है जो एनालिसिस करके अपनी मैथोलॉजी को चेंज कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कक्षा में अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से नहीं लर्न कर पा रहे हैं, तो शिक्षक को अनिवार्यतः अपनी मैथोलॉजी चेंज कर देनी चाहिए, विधि परिवर्तन कर लेना चाहिए अपनी टीचिंग का, क्योंकि वो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग में कामयाब नहीं हो रही है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक कारक, पक्षपात व अन्य कारक। अब ये बेटा बात जो चल रही है, ये चल रही है आपकी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की। मनोवैज्ञानिक, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें यहीं पे नोट कर लेना बेटा। मनोवैज्ञानिक कारक, एक मैंने आपको बताया था प्लेसिबो प्रभाव। प्लेसिबो प्रभाव ये है बेटा, अभी आने वाले इसमें पार्ट में आपकी एजुकेशन की डेफिनेशन आएंगी, अभी आपकी डेफिनेशन आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। ये डेफिनेशन यहाँ एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लेसिबो प्रभाव और साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझाना है। ये आपका क्या है, छात्र है, नई पीढ़ी है,
कम परिपक्व है, अल्प ज्ञान है इसे। ये सभी पॉइंट इसके लिए, स्टूडेंट के लिए हम यहाँ यूज करते हैं। आप देखोगे कि पुरानी पीढ़ी प्रौढ़, ज्ञानी, शिक्षक, ये सब इसके लिए यूज करते हैं। अब बेटा यहाँ से नॉलेज का ट्रांसफर होता है इधर, इसी ट्रांसफर, नॉलेज के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, शिक्षण। अब ये जितना क्या होगा, अच्छा रिसीवर होगा, ग्राही होगा, उतना ही नॉलेज का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। अब इसके ग्राही होने पे डिपेंड करता है कि जो ये बिलीव है, विश्वास है, इसे कितना है। एक अच्छा शिक्षक वो है जो क्लासरूम में आदर्श हो, बच्चों के लिए क्या हो, आइडियल हो। जब टीचर बच्चों की नज़र में आइडियल होगा तो उसका जो रिसीवर है, ये ग्राही है, ये जो कहेगा वो एज इट इज इसको रिसीव कर लेगा। आप देखोगे कभी हम सत्संग में जाते हैं, ये उसी तरीके का एक एग्जांपल मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ। सत्संग में आप गए हो तो सत्संग में अगर आपको पूरा बिलीव है कि जो यहाँ वक्ता है वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो आप देखोगे उनके कहे गए वचनों को आप एज इट इज एक्सेप्ट करोगे। यही लर्निंग का प्रोसेस है। जितना विश्वास आपको इसके बिलीव, इसके नॉलेज पे होगा, इसमें जितनी आस्था होगी, उतना ही नॉलेज का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। ये जो मैप है बेटा, ये आपको सभी डेफिनेशन में फिट आने वाला है आगे जो आएंगी आपकी। प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि शिक्षक पर जितना विश्वास होगा बच्चे को, क्या होगा, विश्वास होगा, वो उतना ही अच्छा लर्नर होगा। अब ये जब विश्वास कम होता चला जाएगा, क्यों लगता चला जाएगा, कोई क्वेश्चन मार्क लग जाएगा किसी भी बिहाफ पर। अगर शिक्षक क्लासरूम में पक्षपाती होता है ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रीजन, किसी भी आधार पर एक बच्चे की तरफ वो ज़्यादा रुझान रखता है और बच्चों को नेग्लेक्ट करता है, तो इसमें टीचर पक्षपाती अगर हो गया है तो बच्चे लर्निंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों के मन में टीचर का एक इफेक्ट जो है वो एक आइडियल नहीं होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल तौर पे अगर देखोगे, मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसा हो, आदर्श हो बच्चे के लिए, कौन, शिक्षक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कक्षा में शिक्षक किसी भी तरीके का भेदभाव करता है तो बच्चों की साइकोलॉजी में बच्चे की टीचर की वो इमेज नहीं रहती है और टीचर के कहे गए स्टेटमेंट पर फिल्ट्रेशन लग जाता है और वो उसकी चीज़ों को छानना शुरू कर देते हैं। जो स्टेटमेंट कहे गए हैं क्या ये सही है, क्वेश्चन मार्क लगते ही टीचर की टीचिंग इफेक्ट होगी। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नेक्स्ट चलता हूँ। सामाजिक कारक गुजरात महाराष्ट्र में गणित की जगह वाणिज्य। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, आप देखोगे जब हम पढ़ने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में तो आप देखोगे क्या कहते हैं उसको, स्कोप क्या है। कौन सा विषय लोगे बेटा, जिसका डिमांड हो, मांग हो। अब यहाँ पे ये दिया है कि गुजरात में सीए ज़्यादा बनते हैं बेटा और हमारे यहाँ गणित ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग डिपेंड करेगा कि विषय कौन सा अच्छा है। अब ज़्यादातर बच्चे ये पूछते हैं कि सर विषय कौन सा लेना चाहिए पीजी में। हम कहते हैं कि विषय कोई सा भी आप ले लीजिए, बस उसमें विशेषज्ञ हो जाए। एक्सपर्टाइजेशन, एक्सपर्टाइजेशन आप देखोगे जब हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं तो लोगों ने कूड़े से करोड़ों रुपए कमाए हैं। लोग जो कूड़ा बीनने वाले हैं उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, कमा रहे हैं, और उनकी प्रतिभा उस सेक्टर को भी निखार देती है जिस सेक्टर में वो गए हैं। तो आपका कार्य क्षेत्र या विषय डिपेंड नहीं करता, आपका एक्सपर्टाइजेशन होना डिपेंड करता है कि आप कितने फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलें वापिस। पांचवा है आपका वातावरण। अब बेटा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है आपका, ये प्रभावी शिक्षण का प्रोग्राम चल रहा है कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग को हम प्रभावी बनाएंगे। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है आपका वातावरण। कल्चर की जब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों को कल्चर पता नहीं होता है, लिख लेना टॉपिक, कल्चर क्या होती है। कल्चर किसी भी समूह की एक
खाने पीने, रहने, सोचने, विचारने, ड्रेस कोड इसमें इंक्लूड होता है, का तरीका होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी समाज, किसी भी देश की, किसी भी समूह की कल्चर जो है वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड जनरेशन जो होती है वो डिसाइड करती है। सपोज दैट हमारा कोचिंग सेंटर है तो यहाँ की कल्चर डिसाइड करने का मुख्य जिम्मेदारी यहाँ के मुखिया को होगी। जैसा मुखिया चाहेगा वैसी कल्चर डेवलप हो जाएगी, जैसा वातावरण चाहेंगे वैसा वातावरण डेवलप हो जाएगा। तो वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पे आप देखोगे, एक मैं आपको मैकाइवर पेज की इक्वेशन बताता हूँ, पर्सनैलिटी इज इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके एनवायरमेंट और उसके जेनेटिक फैक्टर से मिलकर के बनता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक गुण और वहाँ का वातावरण जो है वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, बनाते हैं। और यहाँ पे अगर बात आए तो हिंदी सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो एक मूवी आई है आपकी, ओल्ड मूवी है, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की, परवरिश नाम से। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि वातावरण ज़्यादा इफेक्ट करता है इन कंपेरिजन देन जेनेटिक फैक्टर। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी क्लास का एनवायरनमेंट उसकी टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। दो पार्ट आपके इस पीपीटी के हुए इंट्रोडक्टरी, अभी काफी क्वेश्चन आपके इसमें से आए हैं। अब आता है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए सिंपल सा पॉइंट जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं इनको। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ये आपके रिसर्च वाले पोर्शन में, ह्यूमैनिटीज में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सोशियोलॉजी में तो एक डेफिनेशन आपकी आएगी। फिलिप्स कहते हैं कि शिक्षा वह संस्था है, बेटा इसे जरूर नोट कर लेना, जिसका केंद्रीय विषय ज्ञान का संग्रह, शिक्षा पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को ज्ञान हस्तांतरित करना है, जो भी मैंने पीछे आपको समझाया है। शिक्षा क्या है? पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को नॉलेज का ट्रांसफर कर रही हैं, और इस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ठीक है बेटा। इमाइल दुर्खाइम फ्रेंच वर्ड है, अक्सर इसमें प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होता है। इमाइल दुर्खाइम इंपॉर्टेंट है बेटा, आने वाली परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं हैं नेट जेआरएफ में, इसलिए मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ। इमाइल दुर्खाइम कहता है एक वयस्क पीढ़ी द्वारा लोगों पर डाला गया प्रभाव, वयस्क पीढ़ी द्वारा लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अब तक व्यस्त जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में मौलिक, बौद्धिक और नैतिक विश्वास विशेषताओं का विकास तथा उसमें संपूर्ण समाज और पर्यावरण के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। ये तीन वर्ड जरूर रख लेना बेटा। जहां नैतिकता का जिक्र आ जाए एजुकेशन की डेफिनेशन में तो इमाइल दुर्खाइम की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इमाइल दुर्खाइम आपके मेन सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन आता है, विचारक है सोशियोलॉजी में, तो स्पेशली सोशियोलॉजी में पहला विचारक आपका नेट जेआरएफ में यही है। और लगभग एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन इसके प्री डिसाइड होते हैं कि सोशियोलॉजी की मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये परिभाषा आपकी ऐसे ही है बेटा। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैप बना करके दिखाया सभी उस पर अप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने आपको वो पहले से बता दिया है। थॉमसन क्या कहते हैं? शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्य के उत्तम गुणों का विकास होता है। पेज एनएल पेज, शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। अब कला क्या होती है और विज्ञान क्या होता है, दोनों का यहाँ पे इफेक्ट दिया है। कला अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस। मुगेम्बो खुशुआ, इस स्टेटमेंट को सुनते ही आपके दिल और दिमाग में एक तस्वीर उकरती होगी इसकी, अमरीश पुरी की। आप देखोगे कि कला में अनुभव इंक्लूड होता है, एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है, यानी कि ये अनुभव पर आधारित होती है। कलाकार कार्य को करने का तरीका उसका कला कहलाएगा। ठीक है बेटा। यहाँ पेज ने कहा है, और विज्ञान पद्धति के साथ जुड़ता है, विज्ञान को हम फॉलो करते हैं मेथड से। ठीक है बेटा। क्लार्क कहते हैं विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया ही शिक्षण है। अब आप देखोगे शिक्षण के द्वारा हम आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो नॉलेज है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर करने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहला रही है? शिक्षण कहलाती है। स्मिथ बोलता है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली। अब यहाँ पे बेटा ये वर्ड आया है, जिन वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनके मीनिंग आपको पता ही होने चाहिए, और जितने भी स्लाइड में आपके वर्ड आए हैं ये मीनिंग आपको जरूर पता होने चाहिए। अभिप्रेरित का मतलब है मोटिवेट, क्या? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है बेटा? नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन,
ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है नेगेटिव। नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक अभिप्रेरणा किस वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगी। अगर बच्चा 60% लेकर के आ रहा बिना पढ़े, उसे नेगेटिवली मोटिवेट करोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो पढ़ना, कोई और चीज़ कर, तो वो 60% से 85-90 तक पहुँच जाएगा। अगर आपने अपर लेवल को या बिल्कुल ब्लो बच्चे को यहाँ नेगेटिव मोटिवेट किया तो वो गिव अप कर देगा। ठीक है बेटा, एक वर्ड आता है आपका प्रोबिंग, हिंदी में लिखते हैं अधिकार परीक्षा। इसमें शिक्षक का कार्य है क्लासरूम के बीच बीच में अपने बच्चों को मोटिवेट करता है, इसी को हम प्रोबिंग बोलते हैं, अधिकार परीक्षा बोलते हैं, जब शिक्षक अपने बच्चे को क्लासरूम में बीच बीच में मोटिवेट करता है। ठीक है बेटा, तो अभिप्रेरित समझ लिया। अधिगम एक अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। अधिगम का मतलब है लर्निंग। पार्सन्स स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं। दोबारा से रिपीट हुआ है बेटा, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। क्या है? जीवन पर्यंत सीखने की क्रिया को, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। एक दो कोटेशन और यहाँ पे पार्सन्स की नोट कर लो। शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच पुल का कार्य करती है। ये भी इनकी है बेटा, ठीक है, किसकी है? पार्सन्स की। ठीक है, एक और है मुख्य एजेंसी की बात की है। सामाजिकरण में जो की एजेंसी है उसको शिक्षा बताया है, शिक्षा मुख्य एजेंसी के रूप में, शिक्षा मुख्य एजेंसी के रूप में सामाजिकरण में योगदान देती है। पार्सन्स। ठीक है बेटा, तीन कोटेशन है आपकी। शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच पुल का कार्य करती है, की एजेंसी बताया है सोशलाइजेशन की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं ये पार्सन्स में जा करके इन चीजों को देख लेंगे एक बार। पार्सन्स का हो गया, स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी माना है, यहीं पे ही शिक्षा को भी हम इंक्लूड कर देते हैं बेटा। आगे चलते हैं, आज की क्लास में आपकी डेफिनेशन कंप्लीट करा दूंगा, इससे नेक्स्ट क्लास में आगे टीचिंग को बढ़ाएंगे। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव का मतलब यह है कि बेटा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर स्टूडेंट को सिखा रहा है और स्टूडेंट टीचर को सिखा रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि टीचर भी क्लास में स्टूडेंट से सीखता है, और ये सीखने का जो प्रक्रिया है ये ही उसके अनुभवों के भंडार को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। H.L. मॉरिसन, शिक्षण एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध बेटा ध्यान रखना, आत्मीय संबंध कब होगा? जब एक बिलीव होगा, जो प्लेसिबो इफेक्ट पे मैंने बताया, जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जा रहा है। एडमंड, शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। शिक्षक और छात्र के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रिया के माध्यम से घटित होती है। ये शिक्षण की यहाँ पे परिभाषा इन्होंने दी है। ये बेटा आपकी डेफिनेशन थी। इससे अलग आपकी जो कंटिन्यू क्लास होने वाली है उसमें आपको ये कंटिन्यू कराया जाएगा। और पिछली जो क्लास है, ये जो आपकी क्लास हुई है, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग टीचिंग से बनती है आपकी। टीचिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने हाईलाइट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक जय हिंद जय भारत।